दुरूद शरीफ पढ़ना। सवाल उम्मीद कर रहा हूं कि किए हैं आपने। सितंबर 14 में सवाल की रिक्वायरमेंट है डिपार्टमेंटल ओएआर, यानी हर पीडी का अलग ओएआर, और बताया हुआ था कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। तो पहले ओवरहेड सारे डिपार्टमेंट्स में एलोकेट हो गए, प्राइमरी अपोर्शनमेंट, फिर एसडी को पीडीज में बांट दिया, सेकेंडरी अपोर्शनमेंट, और उसको बांटा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से। इसमें आसान था वैसे, मुझे उम्मीद तो नहीं है कि मसला होगा, लेकिन फिर भी पावर में हो सकता है। देखिए, हमने ना कुछ सवालों में पावर को बांटा था मशीन आवर्स पे, और उसकी रीज़न ये थी कि मशीनें जितनी ज़्यादा देर चलेंगी उतनी ज़्यादा बिजली कंज्यूम होगी। तो अगर पंखा 8 घंटे चल रहा है और एसी 2 घंटे चल रहा है तो पंखा ज़्यादा बिजली लेगा? नहीं। तो ये तो बस मजबूरन हमने मशीनों के घंटे लिए थे, वरना अगर ये एक्चुअली पता चल जाए कि फलानी मशीन ने इतने यूनिट्स इस्तेमाल किए, फलानी मशीन ने इतने यूनिट्स इस्तेमाल किए, तो फिर उनकी बेस के ऊपर पावर बटेगी। इसकी मिसाल और ऐसे समझ लें कि आप में से जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, अगर वो पूरा एक घर है और पूरे घर का बस सिर्फ 1 मीटर है, तो फिर तो वो बिजली का बिल किसी ना किसी बेस पे बांट रहे होंगे। हो सकता है एक कमरे में जितने लोग रह रहे हैं पर हेड बांट रहे हो सकता है पंखे लाइटों के हिसाब से बांट रहे हो। लेकिन अगर हर कमरे में एक अलग मीटर लगवा लिया हुआ है तो फिर बांटने की जरूरत है? नहीं। तो ये जो किलोवाट आवर्स होते हैं ना, ये मशीनों की इस्तेमाल होने वाली बिजली ही के यूनिट्स हैं। तो जब किलोवाट आवर्स बता दिए तो फिर मशीन आवर्स की जरूरत नहीं है, इसलिए पावर को किलोवाट आवर्स की रेशो में बांटा है। डेप्रिसिएशन वैल्यू के बेस पे बांटते हैं, लेकिन वैल्यू बताई नहीं है, तो इसलिए मजबूरन इसको मशीनों की डेप्रिसिएशन लिया और मशीन आवर्स की बेस पे बांट दिया, और कोई हल नहीं था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन को यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की बेस पे क्यों नहीं बांटा? डेप्रिसिएशन फैक्ट्री के एसेट्स की होगी। अब ये बिल्डिंग की है या मशीनरी की है पता नहीं, शायद मशीनरी की हो, क्योंकि फैक्ट्री बिल्डिंग तो रेंट पे है। मशीनें सिर्फ पीडी डिपार्टमेंट में होंगी या एसडी में भी हो सकती हैं? एसडी में भी हो सकती हैं, और ये बात नज़र आ रही है एसडीज में आए मशीन आवर्स से। तो जब एसडीज में भी मशीन्स हैं तो फिर डेप्रिशिएट भी होंगी। अगर यूनिट्स की बेस पे बांट लिया तो वो एसडीज में नहीं जाएगा, इसलिए अवेलेबल में से ज़्यादा बेहतर मशीन आवर्स थे। क्या मुराद है थ्रू आउट डेप्रिशिएट होने से? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हाँ आपकी बात सही है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो हाँ बात सही है। क्यों नहीं? तो अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही तो फिर मशीनें थ्रू आउट डेप्रिशिएट नहीं हो रही? मैं भी, आपने मशीन आवर्स पे जो एतराज़ किया ना, वही एतराज़ मैं बता रहा हूँ कि यूनिट्स बने ना बने, पता नहीं बने कब बने, तो मशीनें तो फिर भी डेप्रिशिएट हो रही होंगी। तो जो एतराज़ आपने आवर्स पे किया वही एतराज़ मेरा यूनिट्स पे आ गया, पता नहीं यूनिट्स बने ना बने।
होता है, बिल्कुल होता है। आर्ज मेथड भी तो एक मेथड होता है ना, स्ट्रेट लाइन भी एक मेथड होता है, रिड्यूसिंग भी एक मेथड होता है। हमने तो देखना है कि अवेलेबल में से बेस्ट क्या है। अगर मशीनों की वैल्यू दी होती, एसेट्स की वैल्यू दी होती, तो मेथड जो भी हो, वैल्यू ने तो कंफर्म डेप्रिशिएट होना है, तो हम वैल्यू ही लेते। लेकिन जब वैल्यू नहीं दी हुई है तो फिर डेप्रिसिएशन के लिए कोई और बेस ढूंढनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड भी एक मेथड होता है, आर्स मेथड भी एक मेथड होता है, लेकिन हमें डाटा से नजर आ रहा है कि एसडीज में भी मशीन आर्स हैं, यानी एसडीज के पास भी मशीन्स हैं, तो फिर वहां भी तो डेप्रिसिएशन होनी चाहिए, इसलिए आर्स मेथड लिए हुए। ऑटम 14 में कोई और एतराज है तो बताएं जी। यूनिट्स वाला क्या प्रॉब्लम है? नहीं 10 के 10 नंबर नहीं गए, 9:30 चले जाएंगे, 10 नहीं जाएंगे। मजाक किया था मैंने यार, शुक्रिया, बताना पड़ा मुझे मजाक का। सारे नंबर नहीं कटते, ये जितने लाइन आइटम्स हैं ना सवाल में, जितनी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, उनके नंबर्स होते हैं। तो हर आइटम के बांटने के हो सकता है एक नंबर हो, तो अगर आपने डेप्रिसिएशन गलत बांटी है तो डेप्रिसिएशन वाला एक नंबर गया, लेकिन उसके बाद आगे जो ओवीआर निकाला है उस सबके नंबर मिलेंगे, तो एक नंबर कटेगा बस जी। चैप्टर की ग्रेड बताऊंगा, आपने कहा ग्रेड तब बताऊंगा, तो मैंने ग्रेड बांटी नहीं थी आप लोगों को? अभी नुमान अच्छा, वो तब तक आप आए नहीं थे। आप ऐसा करो कि अली मुर्तजा से ना, वो जो वहाँ वाला टी है, उससे वो कागज़ ले लो और वो कॉपी करा के दे दो, बेशक अभी ला दो। जी ऑटम 14 में से पूछे और जो पूछना है जी। आपको जो रुपीस जिस तरह से दिए हुए हैं सवाल में, अगर थाउजेंड्स करके दिए हुए हैं तो आप जो डाटा है उसको यूज कर लें। अगर ये पूरे पूरे फिगर्स होते तो खुद से थाउजेंड्स ना बनाए तो बेहतर है। नहीं देखें, ऊपर तो आपको ओवरहेड्स बताए हैं ना, और हम ओवरहेड्स को ही बांट रहे हैं, तो वो आप थाउजेंड्स में ही रख लें। तो बेस तो हमने रेशो के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। रेशो तो रेशो है। आप अगर मशीन आवर्स की रेशो में कोई चीज बांट रहे हैं, अगर आप मशीन आवर्स में कोई रेशो में बांट रहे हैं, मशीन आवर्स की रेशो में, तो आप उसको, बल्कि मशीन आवर्स नहीं, फ्लोर एरिया कह देता हूं। अगर आप 5000, 4000, 500 और 500 यूज कर रहे हैं, तो अगर आप 400, 400, 50, 50 यूज करेंगे तो भी सेम आंसर होगा। अगर आप 40, 40, 5, 5 यूज करेंगे तो भी सेम आंसर होगा। तो एक पॉइंट का भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम इन बेसिस को रेशो के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। रेशो वाली चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझसे कह रहे हैं जो अदर डाटा है, अच्छा आप सवाल दोबारा करें, आप बोले पहले जो आपने पूछा था। जब और हम OR कैलकुलेट करने लगते हैं तो वहाँ पे जो गिवन डाटा का हमने यूज़ किया होता है क्वेश्चन का, उससे पॉइंट्स पीछे आ रहा था कि ₹1000 पहले 0 ऐड करें तो फिर वो सही आंसर दे रहा होता है। नहीं ये तो ऐसे ही करना है। ये तो जो सबसे पहला सवाल मैंने बोर्ड पे किया था, देखिए हमने ऊपर ₹1000 में लिखे हुए हैं, और उसमें अगर किसी पीडी में आंसर 951 आ रहा है, तो ये चूंकि हमने रुपीस सारे थाउजेंड में लिखे हुए, तो ये नंबर हमें 951 नजर आ रहा है। अब जब इसको हम बेस लेबर आवर्स से, जो कि 4250 लेबर आवर्स हैं, जब इनसे डिवाइड करेंगे तो 951 डिवाइडेड बाय 4250 नहीं करेंगे, 951,000 डिवाइडेड बाय 4250 करेंगे। ये कह रहे थे आप?
वो डेसिमल में पढ़ा। OAR निकालते हुए 950 कैलकुलेटर के ऊपर आपने ये नहीं लिख देना, या तो इधर 3 जीरो लगा लें या इधर पॉइंट लगा लें। अब पूरा करें जो पूछ रही हैं। जो इसकी तकसीम हुई है S1 और S2 की परसेंटेज इसकी बने, उसमें फिर दो वाली तो ₹6,000 इस तरह से नहीं होती, फिर वो ऊपर वाली जो टोटल वाली फिगर है वो ₹6,000 दे रहे हैं, और S1 और S2 की जो हम आप एलोकेशन कर रहे हैं वो तो ₹6,000 ही होती है। ये तो सही है। किसको ₹1000 नहीं कर रहे? लाइक यहाँ पे ये जो टोटल आया ये सारे ₹1000 है। हाँ अब ये जो SC1 में हमें जी, SC1 का जितना बैलेंस है तो क्या वो भी ₹1000 है जिसपे ये सारा कुछ ₹1000 है। यहाँ से ये सारे जो फिगर्स हैं ये सब ₹1000 हैं। इनका टोटल किया वो भी ₹1000 हैं। जब एलोकेशन कर रहे हैं ये भी ₹1000 हैं। अब आप बोलें क्या कह रहे थे? यही क्या OAR के फार्मूले की बात आप कर रहे हैं? इसी की बात करते हैं, डिवाइड करते हैं तो वो 0 में आंसर जाता है, इस तरह से पॉइंट नहीं लगाते। हाँ, तो या तो इधर 3 जीरो लगा लें या उधर पॉइंट लगा लें, मतलब वो 0 पॉइंट में आंसर तो वो होगा, गलत होगा ना वो, इसलिए ऐसे ही करना है। अगर आप 951 डिवाइडेड बाय 4250 कर रहे हैं तो ये गलत है। मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लें। ये मैं उसी का ही जिक्र कर रहा था। हाँ जी, अच्छा, ये थाउजेंड्स और मिलियन और बिलियन और इसमें भी सबसे बात कर रहा था। जो आपको सवाल में डेटा दिया हुआ है आप उसको यूज कर लें। अगर सवाल में आपको ओवरहेड्स पूरी अमाउंट्स दी हैं तो आप अपने आंसर में पूरी अमाउंट्स लेके चल लें। अगर सवाल में ₹1000 है तो आप ₹1000 यूज कर लें, ₹मिलियन है, जैसा डाटा दिया है वैसा यूज कर लें। राउंडिंग ऑफ कोई मसले वाली बात नहीं है। आपके पेपर की मार्किंग कंप्यूटर्स ने नहीं करनी है, इंसान के बच्चे ने करनी है। और वो राउंडिंग ऑफ का जो भी फर्क आ रहा होगा वो पता होगा उसको कि राउंडिंग ऑफ का फर्क है। तो राउंडिंग ऑफ कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, अगर कोई इस बात को राउंडिंग ऑफ का फर्क कहे कि मैंने जी 951 को डिवाइडेड बाय 4250 आया था तो असल आंसर था लेट्स से 42.44 और मेरा आ रहा है 0.424, तो सर ये राउंडिंग ऑफ, नहीं, ये राउंडिंग ऑफ का मसला नहीं है, ये तो बहुत बड़ा मसला है। तो हमने अगर रुपीस थाउजेंड्स में लिखे हुए हैं, ठीक है, सारा टेबल 1000 में चल रहा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब उसको कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड किसी और आर्ट्स के साथ, यूनिट्स के साथ करने लगे फिर उसको अपनी पूरी हालत पे ले आए वापस। अब या तो इसको ऐसे कर लें या फिर इधर जीरो ना लगाएं, इधर पॉइंट लगा दें। स्प्रिंग 12, हाँ जी, उसके अलावा कुछ और पूछो, वेयर हाउसिंग कॉस्ट के अलावा कोई और बात पूछो। यार ये बोर्ड पे जो ये पिटाई है इसका रीमिक्स ज्यादा अच्छा लगता है, जरूरी है क्या रीमिक्स करना? वेयर हाउसिंग कॉस्ट के अलावा वाला कोई इशू है तो पूछे। मशीन पे कर रहे हैं ना, तो फ्लोर एरिया भी, अब अगर बिल्डिंग बनी है तो बिल्डिंग की बेस पे डिप्रिसिएशन हो सकती है। मशीन की भी तो हो सकती है, मशीन की भी हो सकती है, बिल्डिंग की तो है ही नहीं, बिल्डिंग की नहीं है डेप्रिसिएशन, पक्की बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिल्डिंग रेंट पे है ना, फैक्ट्री तो वही रेंट पे है ना, तो ये कंफर्म मशीनरी की डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग की नहीं है। अगर बिल्डिंग की भी कहीं डेप्रिसिएशन होगी ना तो उसमें मजीद आपको गाइडेंस मिल जाएगी, तभी हर सवाल में बुक वैल्यू दी होती है या कॉस्ट दी होती है। इस सवाल में नहीं दी क्योंकि बिल्डिंग ही रेंट पे है, तो फिर ये मशीनरी की डेप्रिसिएशन है और वो आर्ट्स पे बांट दी। और किसमें कंफ्यूजन है वेयर हाउसिंग कॉस्ट वाले पॉइंट के अलावा?
ऑटम 14 तक और जिसने पूछना है पूछे। स्प्रिंग 12, स्प्रिंग 12 में अगर किसी को यह मसला लग रहा है कि आपने तो पीडी और एसडी के कॉलम बनवाए थे, उसमें तो नहीं पूछे, तो आप बना दें। उसने असल में जो रिक्वायर किया था ना, वो सिर्फ उतना आंसर प्रेजेंट करके दिखा रहा है, आप पूरा बनाएं। एसडी एक्स था, एसडी वाई था, कितनी अमाउंट से? 56,000। जब सेकेंडरी पोर्शनमेंट करेंगे, एक्स और वाई, जिन्होंने भी सवाल किया है, एक्स और वाई की फिगर कैलकुलेट करने में कोई मुश्किल? जिन्होंने भी किया है, एक्स कितना? पूरा 19। कितने? सवाल में सिर्फ इतना उन्होंने आईकेएम में प्रेजेंट किया हुआ है, तो आप ये बनाएं, आप जैसे सीखा वैसे बनाएं। स्प्रिंग 12, ऑटम 14 डन। अभी तक इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं ओआर कैलकुलेशन। ओआर कैलकुलेशन हो रही है साल के शुरू में, ओवरहेड्स का एक रेट निकाला जा रहा है ताकि उससे मुख्तलिफ इस्तेमाल किए जा सकें। टोटल बजटेड ओवरहेड न्यूमरेटर में और उसके डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ बेस। फिर उसमें मसाइल ये पढ़ने शुरू किए थे कि अगर बिजनेस के पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन मैंने उसमें प्रोडक्ट एक रखा था, तो फिर उसमें किस तरह कैलकुलेशन होगी। तो उसमें प्राइमरी अपोर्शनमेंट, सेकेंडरी अपोर्शनमेंट, सारे ओवरहेड सिमट के पीडीज में आ जाएंगे और फिर हर पीडी का अलग अलग ओएआर निकलेगा। इस सारे को मैंने केस 1 कहा था। किस चीज़ का केस 1? क्या पढ़ रहे हैं? ओएआर की कैलकुलेशन में मैंने कहा था कि इसमें अब फार्मूला तो बता दिया, लेकिन अब इसमें वैरायटियां ला रहा हूं। तो उसमें से पहला केस बनाया था, अब केस 2 ये बनाया है कि प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा है। अच्छा, यहां सिंगल डिपार्टमेंट का मेरा लिखने का मकसद ये है कि या तो बिजनेस पूरी फैक्ट्री ही को सामने रख के बस प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा के हिसाब से कैलकुलेशन करता है, यानी फैक्ट्री को डिपार्टमेंट्स में नहीं बांटता, या फिर सवाल में आपको डिपार्टमेंट में ऑलरेडी बांट के डाटा दे दिया है और बस एक डिपार्टमेंट का डाटा है, प्रोडक्ट्स आगे ज्यादा है। या तो बिजनेस पूरी फैक्ट्री ही को लेके कैलकुलेशंस में लाता है, प्रोडक्ट्स हाँ मल्टीपल होते हैं, डिपार्टमेंट्स में जाता ही नहीं है बिजनेस, या फिर सवाल में आपको एक डिपार्टमेंट ही का डाटा दे दिया। जैसे सबसे पहले जो पास पेपर का सवाल किया था उसमें कटिंग डिपार्टमेंट का डाटा दिया था और बस उसी डिपार्टमेंट का डाटा था। तो ऐसा हो सकता है कि आपको एक डिपार्टमेंट का डाटा दिया हो, उसी को इस्तेमाल करना हो, लेकिन अब केस 2 में मैंने क्या किया, प्रोडक्ट्स ज्यादा हो। अब इसमें ना जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में कंपनी हर प्रोडक्ट का अलग अलग ओआर निकालना चाहेगी।
और वो जो OAR होगा हर प्रोडक्ट का अलग अलग, तो फिर वो होगा भी इस शक्ल में, OAR पर यूनिट। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं तो फिर मैनेजमेंट चाहती है कि हर प्रोडक्ट का अलग अलग OAR पर यूनिट निकले। ये जो OAR पर यूनिट निकालना है ये दो तरीकों से हो सकता है। और इनमें से कौन सा है ये आपको सवाल के डेटा से आइडिया हो जाया करेगा। अच्छा, अब जो यहां लिखने लगा हूं ना, वो ये काम हम पहले कर चुके हुए हैं। मैंने जब OAR की कैलकुलेशन सिखाई थी और एक सवाल कराया था जिसमें 6 OAR निकलवाए थे, उस लेक्चर पे उस सवाल पे आए। लेक्चर से पीछे और इससे और पीछे, लेक्चर 15। छह के 6 तरीकों से OAR निकाला था और उनमें से जो OAR पर यूनिट वाले तरीके से निकला हुआ था वो 112.5 था शायद, जिसमें यूनिट्स को बेस रखा था। उसमें यूनिट्स को बेस रखा था तो आंसर निकला ही OAR पर यूनिट था। फिर उसके बाद मैंने ऐसी एक चीज टैली कराने के लिए ऑनलाइन वाले अगले लेक्चर में मैंने कराई थी, ऑनलाइन वालों के लिए वो अगले लेक्चर में मैंने किया था। मैंने एक चीज टैली कराई थी कि OAR के बहुत सारे यूजेस हैं। मैं एक यूज प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल के देता हूं आपको, फिर मैंने हर बेस को इस्तेमाल करके OAR पर यूनिट निकाला था और हर बार वो 112 निकला था। जैसे अगर OAR पर मशीन आर को इस्तेमाल किया था 56.25, तो इसको पर मशीन आर से पर यूनिट तक कैसे पहुंचाया था, मल्टीप्लाई बाय 2 करके। इसी तरह जब OAR पर लेबर आर इस्तेमाल किया था 37.5, तो उसको पर आर से पर यूनिट तक कैसे पहुंचाया था, 3 से मल्टीप्लाई करके। ये जो उस दिन काम किया था ना, यही काम मैं यहां पर बता रहा हूं। या तो हम डायरेक्टली OAR पर यूनिट ही निकाला करेंगे हर प्रोडक्ट का, लेकिन वो ऐसे निकलेगा ये अंग्रेजी जो यहां लिखवा रहा हूं ना, ये हो सकता है आपको भी लिखते हुए समझ ना आए, लेकिन अभी सवाल करूंगा तो समझ आ जाएगी। अभी बस लिख लें अंग्रेजी, सवाल करता हूं तो समझा देता हूं। या तो OAR पर यूनिट डायरेक्टली निकला करेगा कि ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में बांट देंगे, फिर हर प्रोडक्ट का अपना अपना न्यूमरेटर आ गया होगा और हर एक के न्यूमरेटर को उस प्रोडक्ट के यूनिट से डिवाइड करेंगे तो OAR पर यूनिट बन जाएगा। और दूसरा तरीका यह है, ये भी सवाल से समझाता हूं, कि कैलकुलेट OAR पर यूनिट using a single OAR based on any other base। ये भी सवाल करके बताता हूं। Calculate OAR per unit using a single OAR based on any other basis।
इसकी अंग्रेजी समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, नोट कर लें और सवाल लिख लें। सवाल करते हैं तो समझ आ जाएगी। नोटेड? चलें सवाल लिखें। बजटेड ओवरहेड्स आर एज फॉलोज। बजटेड ओवरहेड्स बता रहा हूं। रिपेयर मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीनरी की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीनरी की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 90,000, 90 रेंट एंड रेट्स 60,000, 60,000 लाइट एंड हीट 40,000, 40,000 पावर 200,000, 2 लाख डेप्रिसिएशन 50,000, 50,000 रुपये। चलें ओवरहेड यही हैं, कितने हो गए टोटल? ओवरहेड्स की अमाउंट टोटल कितनी हो गई? ठीक है 440, 440,000 हो गए टोटल। हैं जी? डेप्रिसिएशन बताइए मैंने 50,000, 50,000, तो टोटल बन गया 440,000। अच्छा अब अदर डाटा लिखें, और ये जो अदर डाटा है ये प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी वाइज बता रहा हूँ। कल तक जो सवाल कर रहे थे उनमें डिपार्टमेंट वाइज डाटा बताया होता था ना, तो अब मैं प्रोडक्ट वाइज बता रहा हूँ। 2 प्रोडक्ट्स हैं ए और बी। अदर डाटा अंग्रेजी प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ए में 5 लाख 500,000 और बी में भी सेम 500,000, 5 लाख। जो एसेट्स प्रोडक्ट ए बनाने में एंगेज्ड हैं उनकी भी बुक वैल्यू 500,000 है, जो एसेट्स प्रोडक्ट बी बनाने में एंगेज्ड हैं उनकी भी 500,000 है। मशीन आवर्स ये सारा जो अदर डाटा ये भी बजटेड ही है, जो इस साल का बजट है सारा वही है। मशीन आवर्स प्रोडक्ट ए बनाने में टोटल मशीन आवर्स 2000 है और प्रोडक्ट बी बनाने में 3000। टू 3000 2000 3000। प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन ए के 2500 यूनिट्स, 2500 यूनिट्स और बी के 5000 यूनिट्स। दोबारा सुने, ए के यूनिट्स जो प्रोड्यूस होंगे वो 2500 हैं 2500 और बी के 5000 हैं 5000। स्पेस यूटिलाइज्ड ये भी फ्लोर एरिया टाइप चीज होती है। स्पेस यूटिलाइज्ड 25% यानी 25% और 75%।
यानी जो टोटल फैक्ट्री स्पेस है ना, उसमें जो एक्टिविटीज ए बनाने में लग रही हैं उन्होंने 25% जगह घेरी हुई है, और जो एक्टिविटीज बी बनाने में है उन्होंने 75% जगह घेरी हुई है। बस मुझसे रिक्वायर्ड है OAR पर यूनिट, OAR पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। अच्छा, अगर ईच प्रोडक्ट ना भी कहते तो दो प्रोडक्ट्स हैं तो फिर दोनों के ही निकालना था OAR पर यूनिट। तो कैलकुलेट OAR पर यूनिट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब फॉलोइंग में नंबर 1, use a single OAR, use a single OAR per machine hour, use a single OAR per machine hour। और नंबर 2, allocate all overheads to products A and B, to products A and B। मुझसे रिक्वायर्ड है एक OAR निकालना है पर मशीन आवर। सिंगल का मतलब है दोनों के लिए यही है, तो क्या क्या न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर, OAR पर मशीन आवर निकालना है 440, मल्टीप्लाई बाय OAR पर मशीन आवर निकाल रहा हूं। ओवरहेड्स जो के टोटल कर लिए थे और मशीन आवर्स 2 एक के हैं 3 एक के हैं 5000 88। अब इस मशीन आर वाले रेट से यानी रुपीस पर मशीन आर से दोनों का OAR पर यूनिट बनाना है। कैसे निकलेगा, कैसे बनेगा? इस 88 को मल्टीप्लाई कर लेंगे जितने एक यूनिट बनाने पे जो आर्स लगते हैं। कितने लगते हैं? एक यूनिट बनाने के लिए। ₹88 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 0.8 से, और इधर 0.6, 7.4 और ये 52.8। अच्छा, अब जिनको समझ नहीं आई ये हो क्या रहा है जी? हाँ बता रहा हूं ना, ये निकल आया है OAR पर आर। इसको पर यूनिट तक लाने के लिए क्या करूं? ये है रुपीस पर आर, रुपीस पर यूनिट करना है, आर पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो मैंने उस दिन वाले सवाल का रेफरेंस दिया था तो यही काम किया था उस दिन हमने। अब आपको ये नहीं बताया कि एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगेंगे, निकाल लेते हैं।
अच्छा, ये जो स्टेरिक है ना, ये पेपर में कॉमनली यूज होंगे। अगर ये इनका इस्तेमाल ये होता है कि अगर कहीं पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और ये कैलकुलेट करके दिखाना है, सेपरेट वर्किंग बनाने में टाइम नहीं है, ब्रैकेट में दिखाएंगे रश मच जाएगा, स्टेरिक लगाएं, जहां ये काम खत्म हो नीचे स्टेरिक को एक्सप्लेन कर दें। एक यूनिट बनाने में ए का कितने घंटे लगेंगे? आपको ये पता है कि पूरे साल में ए के कितने यूनिट्स बनाने? 2500, और इनको बनाने में टोटल कितने लगने? 2000। आर पर यूनिट, यूनिट पर आर नहीं, आर पर यूनिट। तो किसको किससे डिवाइड करूं? 2000 आर डिवाइडेड बाय 2500 यूनिट्स, पॉइंट आर्स पर यूनिट। एक यूनिट ए का बनाने के लिए 0.8 आवर्स लगेंगे, और इसी तरीके से बी के लिए 3000 घंटे डिवाइडेड बाय 5000 यूनिट, तो आर पर यूनिट 0.6। क्या क्या क्या? जी जी, क्योंकि ऊपर ओवरहेड्स टोटल है। $440,000 को ऐसे कर दूं और 440 को ऐसे कर दूं, ये कह रहे हैं? ऐसे ओवरहेड टोटल है। ये अगर सिर्फ ए के ओवरहेड्स हो फिर तो आप ए के आर से डिवाइड करें, ये तो टोटल ओवरहेड्स हैं, और इन्हीं टोटल को आप ए से भी डिवाइड कर रहे हैं, इन्हीं टोटल को बी से भी डिवाइड कर रहे हैं। ओवरहेड्स टोटल हैं तो फिर आर भी नीचे टोटल ही आएंगे, इसलिए 5। ये एक सिंगल मतलब दोनों के लिए यही चलेगा। सिंगल OAR पर मशीन आर निकला, उसको यूज करते हुए हर प्रोडक्ट का OAR पर यूनिट बना लिया। ये मैंने आपको अभी जो अंग्रेजी लिख के दी थी उसमें 0.2 ये लिख के दिया था कि हम एक सिंगल OAR जो किसी भी और बेसिस पे निकला हुआ है उसको यूज करते हुए हर प्रोडक्ट का OAR पर यूनिट बना लेंगे। अगर ऐसा करना हुआ सवाल में तो सवाल में गाइडेंस मिलेगी जी। तो वो रिक्वायरमेंट 2 है, वो दूसरा तरीका है। जो उसने पूछा है, मैंने जो भी अंग्रेजी लिखवाई है उस अंग्रेजी में दूसरा पॉइंट पढ़े क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अभी लिखा ही हुआ है। OAR पर यूनिट निकालना है कोई एक और OAR किसी और बेस का यूज करके। तो मैंने OAR पर मशीन आर निकाला, OAR पर मशीन आर, इसको यूज करते हुए OAR पर यूनिट बना लिया। अब ये OAR पर मशीन आर को यूज करना था, हो सकता है OAR पर लेबर आर को यूज करना होता, हो सकता है OAR बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को यूज करना होता। जो उस दिन मैंने सवाल रेफर किया है जैसे उसमें किया था, ये मैनेजमेंट ने फैसला करना है कि उन्होंने किस बेसिस वाला OAR निकालना है और फिर उसको इस्तेमाल करके प्रोडक्ट वाइज OAR बनाना है। ये मैनेजमेंट की मर्जी। अगर सवाल में ऐसी चीज टेस्ट हुई तो क्लियरली पता चल जाएगी। ये कहा होगा क्लियरली 70-52 दूसरा पार्ट। अगर इन 4,40,000 को ए और बी में बांट लें तो हर प्रोडक्ट का अपना अपना न्यूमरेटर बन गया, और फिर उसको OAR पर यूनिट कैसे बनाएं? अपने अपने यूनिट्स पे डिवाइड करके। तो ये दूसरा तरीका है कि इसमें हम लोग ओवरहेड्स को ही जैसे कल तक डिपार्टमेंट्स में बांट रहे थे, अब आज प्रोडक्ट्स में बांट लेते हैं। ओवरहेड्स क्या क्या है?
रिपेयर मेंटेनेंस है कितनी? 90,000। मशीनरी की रिपेयर मेंटेनेंस है। अवेलेबल में से कौन सा बेस्ट बेस बनता है? मशीन आवर्स। रिपेयर मेंटेनेंस दो 2000 और 3000 की रेशियो में बांटना है। हम्म, 36,000 और 54,000। और क्या ओवरहेड है? स्पेस यूटिलाइज्ड टोटल कितना? स्पेस यूटिलाइज 25%, 75%। लाइट एंड हीट को अवेलेबल में से किस पे बांटे? स्पेस यूटिलाइज्ड। पंखे लाइटों का ताल्लुक है जगह से। 40,000, 10,000, 30,000। और क्या ओवरहेड है? पावर। अवेलेबल में से इसका क्या बेस्ट बन रहा है? मशीन आवर्स। 2 लाख 2,000 3,000 की रेशियो में बांटे। 80,000 और 1,20,000। और इसके लिए क्या बेस्ट लग रहा है? नेट बुक वैल्यू। ये दोनों की बराबर है, इसलिए 50,000 को 25,000। अब ये सारे ओवरहेड जो 440 थे वो दोनों प्रोडक्ट्स में बांट लिए। इस तरीके में क्या हुआ था, हमने कोई एक OAR निकाल लिया था और बस उस OAR को यूज करके फिर OAR पर यूनिट बनाया था। यहां पर हमने खर्चे ही प्रोडक्ट वाइज अलग अलग कर दिए, और अब जब हर प्रोडक्ट का अपना अपना खर्चा बन गया तो OAR पर यूनिट करने के लिए यूनिट से डिवाइड कर लें। तो OAR हो जाएगा पॉइंट 54.8। हाँ जी, कुछ समझ नहीं आ रही? आप तो सच बताएं। बिल्कुल सही सर, लाइन आ रही है। लाइट एंड हीट मशीनों की लाइट नहीं होती है, वो पावर होती है। लाइट एंड हीट ये पंखे लाइटें हैं, तो इसको फिर हम एरिया से लिंक करते हैं। ये मैनेजमेंट ने फैसला करना है कि किस बेस पे सिंगल OAR निकले, क्योंकि मैंने कहे थे अच्छा, जिन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है, मैंने आज पढ़ाना शुरू किया है। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हों तो फिर मैनेजमेंट जरूर चाहेगी कि हर प्रोडक्ट का अलग अलग OAR पता हो, और जब प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे तो वो यकीनन प्रोडक्ट की पहचान ही तब अलग अलग हो रही होगी अगर उन्होंने OAR पर यूनिट कैलकुलेट किए होंगे। ये है आज का टॉपिक कि एक बिजनेस के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और वो हर प्रोडक्ट का OAR पर यूनिट निकालना चाहते हैं। OAR पर यूनिट निकालने का एक तरीका तो ये होगा कि ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय OAR पर यूनिट, ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स OAR पर यूनिट निकालने का तरीका क्या होगा? ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय यूनिट।
लेकिन ये तभी कर पाएंगे अगर हर प्रोडक्ट के ओवरहेड्स अलग पता चल सके तो वो ऐसे पता चल सकते हैं। ये एक तरीका है। इसके अलावा एक और तरीका ये हो सकता है कि प्रोडक्ट्स में ओवरहेड्स बांटने की बजाय ओवरहेड्स कंबाइंड रहने दें और किसी ना किसी बेस से लिंक करके एक OAR निकाल लें, और जब वो OAR निकल आए तो उसी को यूज करके फिर OAR पर यूनिट बना लिया जाए। ये दो तरीके हैं OAR पर यूनिट तक पहुंचने के। जी, आंसर डिफरेंट क्यों आया भाई? और करें जरा, बेसिस चेंज है। ये जो हमने बेसिस पे खर्चे बांटे हैं ना, अगर ये सारे खर्चे मशीन आवर्स की रेशो में बांट देते तो फिर आंसर सेम आना था, क्योंकि यहां पर भी हमने OAR मशीन आवर्स से लिंक किया, बस और किसी चीज से नहीं, सिर्फ मशीन आवर्स से लिंक किया, और उन मशीन आवर्स की ही जो दोनों में तकसीम थी उसको इस्तेमाल किया और OAR पर यूनिट निकाल लिया। तो हमने इस कैलकुलेशन में ओवरहेड्स का ताल्लुक निकाला ही सिर्फ मशीन आवर्स से, जबकि यहां पर ओवरहेड्स का ताल्लुक डिफरेंट फैक्टर से निकाला है। अगर आप इस तरीके में भी सारा कुछ मशीन आवर्स की रेशो में बांट देते तो फिर ये जो एंड आंसर है वो ये ही आना था, इसलिए फर्क आ रहा है। जी, गलत क्यों है यार? देखें, ये जो ओवरहेड्स है ना, यहां पर ये जो ओवरहेड्स को बांटना होता है ना, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। ये नेचर टू नेचर वेरी करेगा। जरूरी नहीं है कि ओवरहेड्स का हमेशा हर बिजनेस में किसी एक कॉमन फैक्टर से ताल्लुक होगा। जैसे बैंक्स के अगर खर्चे, उन्होंने देखना है कि एटीएम्स एसीज के खर्चे कितने आ रहे हैं, तो उनका तो हर एसी जो है वो नंबर ऑफ मशीन के साथ लिंक्ड है। नंबर ऑफ एटीएम्स कितने, एक एटीएम में एक एसी लगा हुआ, तो वो अपने बिजली के बिल को बांटेंगे नंबर ऑफ एटीएम्स की रेशो में। लेकिन कॉलेज एसीज के बिल को किस रेशो में बांटे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, नंबर ऑफ आवर्स। तो वही एसी वही बिल, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस इसका बेस डिफरेंट कर रहा है। तो चूंकि सब्जेक्टिव मामला होता है, इसलिए इसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है दुनिया के अंदर। ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। तो जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं ये वही बताएं सारे आपको। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जाना है तो ये भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका। मिटा दूं? अगर नंबर ऑफ यूनिट्स ले लेते तो उनको ऐसे कैसे करते? मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स ले लेते, 7500 ले लेते, वो क्या करते फिर? वो क्या होता? यूनिट्स के अलावा अगर नंबर ऑफ यूनिट्स लेते हैं ना, तो फिर वो ए के लिए भी वही होता, बी के लिए भी वही होता। यार गलती हो गई मुझसे, कोई भी बेस, मेरा मतलब था कि यूनिट्स के अलावा कोई भी बेस, यूनिट्स के अलावा कोई भी बेस, उसको फिर यूनिट्स के साथ लिंक किया जा सकता है। अगर मैनेजमेंट ने शुरू में ही फैसला कर लिया कि नहीं 4,40,000 डिवाइडेड बाय 7,500, क्या आंसर निकलेगा उसका? 440 डिवाइडेड बाय 7,500। तो अगर कोई मैनेजमेंट ऐसा कर रही होगी ना कि 440,000 डिवाइडेड बाय सारे यूनिट्स, तो इसका मतलब होगा कि उनकी नजर में चाहे ए है चाहे बी है, जो मर्जी प्रोडक्ट हो, हर प्रोडक्ट का OAR पर यूनिट सेम होगा। तो ऐसा नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, इनकी प्राइसेस अलग अलग हैं, तो फिर उनकी पर यूनिट कॉस्ट भी अलग होनी चाहिए ना। तो इसलिए जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं तो बिजनेस OAR पर यूनिट अलग अलग ही निकालना चाहेगा। तो इसलिए
इसके करते हुए यूनिट्स के अलावा कोई भी और बेस होगी। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और OAR पर यूनिट निकाला जाता है हर एक का अलग अलग। देखें, अगर प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं तो वो अलग अलग हैं इसलिए क्योंकि उनकी पहचान अलग है, उनकी प्राइसेस अलग हैं, तो फिर उनकी कॉस्ट भी अलग अलग पता होनी चाहिए। यही वजह है कि जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे तो बिजनेस OAR पर यूनिट अलग अलग देखना चाहेगा इनके। अब वो हर प्रोडक्ट का OAR पर यूनिट तभी अलग देख सकता है या तो ओवरहेड्स बांट ले ऐसे, या फिर किसी और बेस से लिंक करके पहले कोई OAR निकाले और फिर उसको इस्तेमाल करते हुए हर प्रोडक्ट का OAR पर यूनिट बना ले। ये दो ही तरीके हैं, और किसी के जहन में कोई तरीका है तो जरूर बताइए। है अब है कि अब भी नहीं है? वो भी आएंगे। वो डिपार्टमेंट्स थे ना बहुत सारे, वो सब मेहनत हो। अब इसमें डिपार्टमेंट ही एक था। ये जो अब तक पढ़ा ये उसका मिक्सचर है। इसमें डिपार्टमेंट्स भी एक से ज्यादा हैं और प्रोडक्ट्स भी एक से ज्यादा हैं। है चूंकि बहरहाल मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो फिर मैनेजमेंट OAR क्या कैलकुलेट करना चाहेगी? हर प्रोडक्ट का अलग अलग OAR पर यूनिट, क्योंकि प्रोडक्ट्स मल्टीपल आ गए। तो जब प्रोडक्ट मल्टीपल होंगे तो मैनेजमेंट ने करना तो OAR पर यूनिट है हर एक का अलग अलग। लेकिन चूंकि प्रोडक्ट्स भी डिपार्टमेंट्स भी आ गए, तो इसलिए ये जो आज सीखा इससे पहले जो कल तक सीखा था पहले वो करना पड़ेगा। पहले ये करना पड़ेगा कि जो सारे ओवरहेड्स हैं इनको PDs तक लाना पड़ेगा, PDs तक। यानी प्राइमरी सेकेंडरी सब मिला के। तो पहले जहां कल तक पहुंच रहे थे PDs तक, OAR नहीं, बस PDs के ओवरहेड्स तक, बस पहले यहां तक पहुंचेंगे। अब सारी फैक्ट्री के ओवरहेड्स PDs में आ चुके हुए हैं। अब अगला काम ये करेंगे कि हर PD के ओवरहेड्स को लेके प्रोडक्ट्स में तोड़ते जाएंगे। ये जो आज सीखा, अच्छा ये वाला जो काम है ना, ये बाय डिफॉल्ट नहीं है। बाय डिफॉल्ट वही है कि खर्चों को प्रोडक्ट्स में बांटा जाता है, उसके बाद OAR निकाला जाता है। लेकिन फिर भी इसको कंप्रिहेंसिव करने के लिए मैं ऐसे कह देता हूं, नाउ कैलकुलेट OAR पर यूनिट
फॉर ईच प्रोडक्ट, जैसे सीखा है अभी। क्या जी? तो अभी आपको ये मुश्किल लगना शुरू हो गया? हाँ, ये ओवरहेड्स वाला आसान ही है। देखें, आपका कल पेपर है, तो अभी आप सीख रहे हैं, इसके सवाल और करेंगे, फिर टेस्ट होगा, फिर आप लोग घर जाके होमवर्क भी कर रहे होंगे, फिर एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, फिर फरवरी में जाके सारा सिलेबस फिर रिवाइज कर रहे होंगे। तो ये सारी मेहनत के बाद ही पेपर में बैठने जाएंगे। और हर चैप्टर तकरीबन ऐसे ही होगा कि वो जब आपने कंप्लीट कर लिया होगा और आगे निकल गए होंगे तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन लाशऊरी तौर पे वो हल्की आंच पे रखा हुआ है। उसके कॉन्सेप्ट्स आस्ता आस्ता इंप्रूव होने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि अगले चैप्टर्स में कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ लिया होगा जिससे पिछले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को मजबूती मिल रही होगी। ये हो रहा होगा, ये ओवर द पीरियड ऐसे ही हो रहा होता है। इसके लिए सवाल लिखें। है जी? बजटेड ओवरहेड्स लिखें। बजटेड ओवरहेड्स, सवाल करवा रहा हूं उसका। बजटेड ओवरहेड्स इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर 80,000, 80,000 रुपए। रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स 70,000, 70,000। इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स, इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स 50,000, 50,000 रुपए। पावर 120,000, 1,20,000। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 1,00,000। कितने हो गए टोटल? हाँ जी, 420,000। अदर डाटा लिखें अब। अदर डाटा, अच्छा, ये जो अदर डाटा है ये डिपार्टमेंट वाइज बता रहा हूँ अब। और डिपार्टमेंट है PD1, PD2 और बस एक SD। PD1 है, PD2 है और एक SD है। स्पेस यूटिलाइज्ड, स्पेस यूटिलाइज्ड 40%, 50% और 10%। नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स 550,000 यानी 5.5 लाख। 400,000 4 लाख। और SD में है 50,000, 50,000। रिपीट कर रहा हूं, PD1 में 550,000 है, PD2 में 400,000 है और SD में 50,000 है। 5.5 लाख, 4 लाख और 50,000। मशीन आवर्स
मशीन आवर्स 4500, 5500 और एसडी में कोई नहीं। मशीन आवर्स रिपीट कर रहा हूं 4500, 5500 और एसडी में कोई नहीं है। 4500, 5500 और एसडी में कुछ नहीं। डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स 2500, 7500 और बस 0। डायरेक्ट लेबर रिपीट कर रहा हूं, PD1 में है 2500, PD2 में 7500 और एसडी में कोई नहीं। अच्छा, प्रोडक्ट वाइज डाटा यही है, सॉरी डिपार्टमेंट वाइज यही था। अब उसके बाद आगे लिखें सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट ऑफ एसडी, सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट ऑफ एसडी secondary apportionment of SD is made on the basis of machine hours. SD की secondary apportionment machine hours की बेस पे होती है जी। उसके बाद लिखिए बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन है ए के 1500 यूनिट्स और बी के 2400 यूनिट्स। ए के 1500 और बी के 2400, 1500 और 2400। और नेक्स्ट लिखें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओवरहेड्स या पीडी ओवरहेड्स, पीडीज के ओवरहेड्स आर एलोकेटेड एज फॉलोज। पीडीज के जो ओवरहेड्स होंगे वो एलोकेट होंगे एज फॉलोज। वो मशरिक के लोगों के लिए, मगरिब के लोगों के लिए। रिक्वायर्ड है किससे? हाँ सही कहा, आपसे रिक्वायर्ड है, आपसे OAR पर यूनिट, OAR पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। ए और बी का OAR पर यूनिट बताना है। अच्छा, अब इस सवाल को करेंगे ऐसे कि पहले ये डिपार्टमेंट्स वाले की तरह सॉल्व होगा। पहले ये होगा कि जिस तरह कल तक पढ़ रहे थे, पहले जिस तरह कल तक कर रहे थे, ओवरहेड्स पहले प्राइमरी अपॉर्शनमेंट होगी, फिर इसको यहां से खत्म करके यहां ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद ये खत्म हो गया और यहां पर ओवरहेड्स आ गए होंगे।
ये अभी ओवरहेड्स पीडीज तक पहुंच गए। अब ये वाली फिगर अब आगे OAR पर यूनिट ए और बी के ओवरहेड्स न्यूमरेटर कैसे बनेंगे? इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये ए का न्यूमरेटर बन गया, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये बी का न्यूमरेटर बन गया। और OAR पर यूनिट तक कैसे पहुंचे? उनको यूनिट से डिवाइड कर, ये करना। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर को किस रेशियो में बांटेंगे? इनडायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट लेबर आवर्स, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट लेबर को ही तो सपोर्ट कर रहे हैं। इंश्योरेंस किस बेस पे? क्योंकि जो इंश्योरेंस होती है ना, उसका ताल्लुक एसेट की अमाउंट से होता है। जितना महंगा एसेट उसकी उतनी ज्यादा इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस को बांटेंगे एसेट्स की वैल्यूज पे। खामोश हो जाएंगे तो मैं अर्ज कर लूंगा कुछ। आपका यहाँ पर आना, आपकी जो गैदरिंग है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, हम सबका जो मकसद है वो डेफिनेटली एक पढ़ाई से रिलेटेड है। आप लोग पेपर की पढ़ाई करने आए हैं और इसलिए आए हैं कि पेपर पढ़ के पास कर सकें। और आप मुझे ये भरोसा करके पहुँचे हैं कि ये सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हाँ मिलने का, आने का रीज़न तो यही है। जो उस दिन आपसे बात की थी, तो इस मौके को मैं अवेल करना चाह रहा हूँ इस हवाले से। अब उसमें ना आपके पार्ट पे, आप ही के लिए एक नसीहत कह लें, गुजारिश कह लें। हमारा ईमान ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इस कायनात की बेस्ट तख्लीक है। और ये बात शुरू से लेके आखिर तक की है। यानी ऐसा नहीं है कि शायद पहले कोई और बेस्ट है या बाद में कोई और बेस्ट आ जाएगा। ये ईमान का हिस्सा है। और आप सल्लम की दुनिया में ज़िंदगी है ही हमारे लिए ही है, गाइडेंस है। चूमने चाटने के लिए नहीं है, फॉलो करने के लिए। बाकी मोहब्बत, अकीदत ये एक डिफरेंट चीज़ है, ये बिल्कुल है। जैसे अगर मैं आपकी क्लास में यहाँ पर आया हूँ, आप में से कई स्टूडेंट होंगे जो बहुत इज्जत मोहब्बत से मिलते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर आना, मुझे यहाँ आपको कुछ कहना, अगर आप सिर्फ मेरे हाथ चूमते रह जाएंगे और जो मैं कह रहा हूँ ना आप सुन रहे होंगे ना मान रहे होंगे, तो पेपर नहीं पास होगा। तो मकसद फॉलो करना है। अच्छा, इसमें मैं इसको नेगेट,
कई बच्चे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत इज्जत से मिल रहे होते हैं, वो मोहब्बत इज्जत अपनी जगह कायम है, उसको मैं बिल्कुल एक्नॉलेज कर रहा हूं, लेकिन जो आने का मकसद है वो कुछ और है, वो ना फॉलो हुआ तो फिर पेपर पास नहीं होंगे। तो इसी तरह ना आप सल्लम की जिंदगी का, दुनिया में यहाँ रहने का जो मकसद था, जो अल्लाह ताला ने भेजा था, वो है ही हमारे लिए एक नमूना। अब ये जो आप तक बातें पहुंचाना है, इस मौके को अवेल करना है, आपके ही अच्छा, मैं आलिम नहीं हूं, आप मुझे एक मुफक्किर कह सकते हैं, मैं फिक्र आप में पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं। आलिम नहीं हूं, जिन चीज़ों को समझ के आपके लेवल पे मिसालें दे सकता हूं, मैं वो आपके सामने रख रहा होता हूं, सोचने के लिए झंझोड़ रहा होता हूं आपको। आपसे गुजारिश सिर्फ ये कर रहा हूं कि रोज़ की इस तरह से हम एक हदीस सुन लेते हैं, या तो माने या ना माने, सुने या कान बंद कर लें, कोई मसला नहीं, लेकिन मजाक में मत लेना। जैसे एक दफ़ा मैंने किसी क्लास में शायद इस पे बात की थी, सलाम करने के ऊपर, तो उसके बाद फिर आपस में शुगल लगना शुरू हो जाए स्टूडेंट्स में, तो ये मत करिएगा। आप तक जो भी बात पहुंचे, कुछ समझाना, कुछ अल्फाज यूज होना, ऐसा हो सकता है क्योंकि आप जवान बच्चे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं उनमें से कुछ लफ्ज पकड़ के उनके डुअल मीनिंग निकाल के उन पे भी खेलना शुरू कर देना है। तो ये नसीहत कर रहा हूं कि या तो आप इग्नोर करें, उठ के चले जाया करें, कोई मसले वाली बात नहीं, ना सुना करें, कान बंद कर लिया करें। अगर इत्तेफाक ना करते हो, जस्ट इग्नोर करके एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया करें, लेकिन शुगल मेले में मत पड़िएगा। अहमद, मसद अहमद 2442127, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी खानदान के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो उनमें नरमी डाल देते हैं। अच्छा, ये अब ये नरमी से क्या मुराद है? नरम दिल होना, सॉफ्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें अच्छे अखलाक भी हैं, पोलाइटली बात करना है, और बिहेवियर नरम मिजाज होना है, सब्र होना है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना होना है। और ये सारे मामलात नज़र आते हैं जब भी कभी ट्रैफिक में होंगे, जब भी कभी किसी रश में होंगे, किसी लाइन में लगे में, जो आप चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, नहीं हो रहा, एडमिनिस्ट्रेशन से मसला हो सकता है, किसी और इदारे में किसी से मसला हो सकता है, दुकानदार से मसला हो सकता है, दर्जी से मसला हो सकता है, ख़ानदान में मसले हो सकते हैं। तो नरमी में अच्छा इखलाक, सब्र, अच्छा इखलाक, सॉफ्ट स्पोकन होना, माफ़ कर देना, ये सब आ जाता है। तो अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा कर रहे हैं, यानी एक इनाम है, ये कोई बुज़दिली नहीं है। नरम दिल होना, नरम मिजाज होना, ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। क्यों? क्योंकि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं उनमें नरमी डाल देते हैं। मंडे को मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।